What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study IQ. कोड देखे कितनी शानदार है ये। यदि आप सही हैं तो आपको गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, और यदि आप गलत हैं तो आपको गुस्सा होने का कोई हक नहीं है। आप लोगों ने ये बात बहुत नॉर्मली लाइफ में देखी होगी। जब भी आप कोई सही काम करते हैं तो आप बड़ी शांति में रहते हैं। आप लोगों को किसी की चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। हर काम जो भी करते हैं आप उस टाइम पे सारे काम अच्छे होते हैं। पर लेकिन अगर कोई काम गलत करते हैं, किसी छिपा कर करते हैं, तो हर टाइम माइंड में कोई टेंशन रहती है कि पता नहीं यार अब क्या हो जाएगा, नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाएगा। वो काम तो गलत होता ही होता है, उसके साथ में और भी सारे काम कई गलत हो जाते हैं जो कि आप सही करना चाहते हैं। तो कोशिश कीजिए हमेशा जो भी काम करना है वो सही काम करना है, क्योंकि गलत काम आपके माइंड पर ही नहीं आपकी इफिशिएंसी को भी डाउन करता है। तो अगर आप अच्छा काम करेंगे सोसाइटी के लिए या अपनी फैमिली के लिए या दोस्तों के लिए, तो हमेशा आप लोग बिल्कुल एकदम खुश रहेंगे, कभी भी कोई टेंशन नहीं आएगी माइंड में, और अपना जो है 100% दे पाएंगे। अपनी कंप्लीट जो इफिशिएंसी है उसको यूटिलाइज कर पाएंगे। ओके, तो आज 24 जून है। देख लेते हैं हमको कौन कौन से द हिंदू के आर्टिकल डिस्कस करने हैं। ये स्टडी आईक्यू के पेन ड्राइव और टैबलेट के कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर इनसे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो आप लोग यहाँ पर नंबर पर और ये वेबसाइट पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब तक यहाँ जो कोर्सेज अवेलेबल थे वो एसएससी, बैंकिंग और दूसरे एग्जामों के लिए अवेलेबल थे, लेकिन अब यहाँ पर ये अवेलेबल हैं यूपीएससी के लिए भी। ये बनाए गए हैं डॉक्टर गौरव गर्ग सर के द्वारा, महिपाल सर के द्वारा और भूमिका मैम के द्वारा। तो ये फैकल्टी 3 है जिन्होंने ये कंप्लीट कोर्स बनाए हैं। ये फर्स्ट आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो डे बाय डे इस तरीके के आर्टिकल आते रहेंगे। अब एक साइड में तो बीजेपी है जो एनडीए आप लोग बोल सकते हैं, जो एक संगठन है, और एक साइड में हो गया यूपीए बोल सकते हैं जो कि कांग्रेस में मेन पार्टी है। तो जो बीजेपी का है उनका जो कैंडिडेट है, और दूसरी साइड में जो कांग्रेस है उनका जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट है, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की गई है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। कि जो कांग्रेस है उन्होंने थोड़ा लेट कर दिया अपने कैंडिडेट का नाम नॉमिनेट करने में, वो थोड़ा वेट कर रहे थे कि पहले बीजेपी वाले अपना नॉमिनेट कर दे। तो ये एक सही तर्क नहीं है। ये बोला गया आर्टिकल में कि उनको अपना कैंडिडेट अपने हिसाब से, क्योंकि देखिए जैसे मैंने अभी पीछे कोर्ट में भी डिस्कस किया है, अगर आप सही हैं और आप सही हैं तो हमेशा आप में कॉन्फिडेंस रहेगा कि मुझे ये काम करना है। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की चीज़ों पर ध्यान नहीं रखोगे, अपने पे 100% श्योर रहोगे। इसी तरीके से यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं कि अगर इनको कॉन्फिडेंस था अपने आप में और ये सही थे तो इनको अपना प्रेसिडेंट कैंडिडेट पहले लेके आना था। पर लेकिन ये क्या देख रहे थे, पहले बीजेपी लेके आएगी तो उसके बाद में हम लेके आएंगे अपने वाला। तो इस तरीके का ये खेल खेल रहे थे यहाँ पर। तो जो बीजेपी का प्रेसिडेंट कैंडिडेट है उनका नाम है रामनाथ कोविंद जी, जो कि बिहार के गवर्नर है और रहने वाले यूपी के हैं। मैंने पहले भी डिस्कस किया था, कई बंदों ने बोला कि सर ये यूपी के रहने वाले हैं, लेकिन गवर्नर आज की डेट में बिहार के हैं ये। ओके, और दूसरी साइड के जो कैंडिडेट अपोजिशन ने अपना नाम नॉमिनेट किया है उनका नाम मीरा कुमार जी है। ओके, तो यहाँ पे इन्हीं के बारे में जिक्र किया गया और कुछ नहीं है इस आर्टिकल में। जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, और खासकर जो फोकस किया गया है वो मध्य प्रदेश से फोकस किया गया है। ओके, ये आर्टिकल सी विश्वनाथन जी के द्वारा लिखा गया है। आप लोगों ने नॉर्मली इनके आर्टिकल जो देखे होंगे वो हमेशा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हद तक क्रिटिसाइज करते हैं। तो आर्टिकल में जो बातें बोली गई हैं, जो खासकर मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड भी बातें बोली गई हैं और नॉर्मली फार्मर की बातें की गई हैं, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को। यहाँ तक बोला गया है बातें एक जगह तो आर्टिकल में कि अगर कांग्रेस और बीजेपी में डिफरेंस देखा जाए तो कांग्रेस इकोनॉमी जानती है, मतलब इकोनॉमी को कम से कम संभालती है, पर कांग्रेस को एग्रीकल्चर नहीं आती है। और जब बीजेपी के बारे में बात की जाती है तो बीजेपी को ना तो इकोनॉमी आती है समझ में और ना उनसे एग्रीकल्चर आती है, तो वे दोनों जगह जीरो हैं। तो इस लेवल तक यहाँ पे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। और इसके अलावा भी ये बोला गया है कि यहाँ पे अगर कोई भी छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, आजकल कोई भी इश्यूज ले लीजिए उठा के, ट्रेड से रिलेटेड ले लीजिए या फिर स्लेटर से रिलेटेड ले लीजिए या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड ले लीजिए या आर्मी से रिलेटेड ही इशू ले लीजिए, तो ये बोला गया कि ये जो प्रॉब्लम है उनको सॉर्ट आउट करने के बजाय उसको और एग्जेजरेट कर देती है, उसको और बढ़ा देती है, उसको और बड़ा कर देती है। तो जो इशू आराम से सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, बीजेपी उसको इतना बड़ी प्रॉब्लम बना देती है कि ये दिखने लगता है ये पता नहीं क्या हो गया है। तो इस तरीके की बीजेपी की टेंडेंसी है। तो इसमें से देखिए आप लोगों को बस थोड़ा सा मैंने बता दिया, पर लेकिन कुछ भी चीज यहाँ पे एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना होता है एग्जाम में। तो इसलिए मैंने 2-4 चीजें बता दी हैं यहाँ पे, पर लेकिन ये आर्टिकल को आप लोग थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों व्यूज हमारे पास में होने चाहिए। कि गवर्नमेंट भी गलत भी कर रही है तो वो भी हम चीजों को पॉजिटिव वे में देखिए। अगर क्या होता है एग्जाम में, अगर कोई आंसर लिख रहे हैं ना आप लोग, तो एक पॉजिटिव आप लोगों को मतलब अप्रोच देनी है। मतलब जो क्रिटिसाइज भी करना है तो पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलते हैं उसको। मतलब कंस्ट्रक्टिव मतलब आपको सॉल्यूशन भी देना है अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये नहीं कि
किसी पे उंगली उठा दी कि यार तू तो ये गलत कर रहा है, तू तो ये गलत कर रहा है, तुझे ये करना नहीं आता है, तो अगर सामने वाले बंदे को कोई आप कमी निकाल रहे हैं उसमें, तो उसको सॉल्यूशन भी बताओ कि अगर आप इस तरीके से इस चीजों को चाहे तो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो वो होता है पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। ओके, पर लेकिन यहाँ पे जो बातें बोली गई हैं इनको बिल्कुल नेगेटिव वे में उनको क्रिटिसाइज किया गया गवर्नमेंट को, और हमेशा से इसी तरीके से आर्टिकल मैक्सिमम टाइम इनके द्वारा लिखे जाते हैं। ये नीचे वाला आर्टिकल, ये अमेरिकन सिटीजन को नॉर्थ कोरिया में पकड़ लिया गया था। आप लोग जानते हैं कि खासकर किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन चल रहे हैं, एक दूसरे को थ्रेट देते रहते हैं दोनों। तो पकड़ लिया गया था, फिर उसको छोड़ दिया गया, लेकिन वो छूटने के बाद अमेरिका में आकर एक्सपायर हो गया। तो उसी के बारे में आर्टिकल है, कई सारे एंगल आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। आर्टिकल को अच्छे से देखेंगे, यहाँ पे इसका मैप भी देखेंगे और सारी चीजें अच्छे से बताऊंगा यहाँ पर। ये श्रीलंका से रिलेटेड आर्टिकल है, जिस तरीके से हमने 2-3 दिन पहले भी आर्टिकल डिस्कस किया था। वहां पर श्रीलंका में जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, तो नॉर्दर्न वाला एरिया में हो क्या रहा है एक्चुअली, वहां पर जो खुद की ही पार्टी है, जो खासकर जो मेन अपोजिशन पार्टी है वहां पे, और जो नॉर्दर्न वाला एरिया है, जाफना वाला एरिया, खासकर आप लोगों को मैप में भी दिखाया था मैंने, एक बार फिर देख लीजिए। जो जाफना वाला एरिया है, जहां पर जो हमारे तमिल भाई जो तमिल वाले एरिया वाले से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर खासकर खेती करने के लिए ले जाए गए थे, टी प्लांटेशन के लिए जो वर्कर ले जाए गए थे, तो फिर वो वहीं के ही बन के रह गए। तो देखिए, अगर कोई आदमी कहीं पर जाता है तो 30-40 साल या 50-60 साल तक कहीं पर रहता है, तो फिर वहीं पर उसकी दुनियादारी चलने लगती है। तो इसी तरीके से बात की गई कि जो यहाँ पे पार्टी थी तो वो सारे उनके इश्यूज रखती थी, तो उसी को यहाँ पर डिस्कस किया गया कि आज की डेट में अगर उस पार्टी में ही फूट पड़ जाएगी तो जो इनके इशू है वो सामने निकाल के कौन लेके आएगा। तो इस तरीके से आर्टिकल बताया गया, इस आर्टिकल को भी हम लोग अच्छे से देखेंगे। ये आर्टिकल यहाँ पर श्रीनगर से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में आप लोगों को पता है ग्राउंड जीरो आता है, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर फोकस एरिया पे फोकस करते हैं और उसमें भी बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डालते हैं यहाँ पे। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल में यहाँ पे डिस्कस किया गया है ड्रग्स जो एब्यूज होती है, मतलब एक तरीके से जो अफीम, गांजा वगैरह या फिर ये भांग वगैरह ये सब चीजें खाते हैं, तो उससे क्या होता है सोसाइटी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कहीं ना कहीं जो श्रीनगर और जम्मू कश्मीर वाला एरिया है वहां पर भी खासकर वैली वाले एरिया का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर इनिशिएटिव चलाया गया है कि किस तरीके से डी एडिक्ट करना है सोसाइटी को, क्योंकि ये माना जाता है, देखिए अगर सोसाइटी में एडिक्शन है इस तरीके का, तो वो एडिक्शन ही नहीं रहता है, उसके अलावा भी कई सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इस वाले आर्टिकल, इस वाले का थोड़ा सा जिक्र आप लोगों को पता चलेगा अभी, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कल बोला था कि जो आज मैं डिस्कस करूंगा, जो एक आर्टिकल मैंने छोड़ दिया था कल, तो उसको मैंने बताया था कि आप लोगों को उसके ऊपर आंसर लिखना है, तो उस आर्टिकल के बारे में भी हम लोग अभी यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं। ओके, तो उस आर्टिकल के बारे में भी देखिए, उसमें भी क्या बात की गई थी, उसमें भी उसके शराब के बारे में जिक्र किया गया था कि किस तरीके से सोसाइटी में इंपैक्ट डालती है, तो वही बातें यहाँ पे बोली गई है। तो इनिशिएटिव चलाया गया है कि किस तरीके से डी एडिक्ट करना है। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से जम्मू और कश्मीर में प्रॉब्लम बनी रहती है, तो एक डायमेंशन ये भी ऐड की गई है यहाँ पर कि उसका रीजन कहीं ना कहीं शराब भी होता है, क्योंकि जैसे आदमी आप लोगों को पता है पीने के बाद में अपने मतलब एक तरीके से कॉन्शियस खो देता है, तो इस तरीके से अपनी आपे में नहीं रहता है, तो एडिक्शन का ये हद रहता है और फिर उससे कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कराई जा सकती है। तो ये भी इस तरीके से यहाँ पे एक मुहिम चलाई गई है कि यहाँ पे डी एडिक्शन करना है किसी भी तरीके से सोसाइटी में। ओके, तो ये वाला आर्टिकल था। तो अब कल वाले आर्टिकल को एक बार मैं बता देता हूँ। कल वाले आर्टिकल में देखिए हमने वहां पे क्या था, वहां पे जो बात की गई थी वो की गई थी किस तरीके से जो शराबबंदी की जाती है उसके ऊपर कितना हक है कि सेंटर को वो चीजें करनी चाहिए। ठीक है, तो वो चीजें उसके सही और गलत के बारे में जिक्र किया गया था। 3 व्यूज थे वहां पे, एक तो था लेफ्ट और दूसरा था राइट और तीसरा था सेंटर। तो यहाँ पे जो आप लोग देखेंगे नॉर्मली अगर देखने को मिलता है, तो यहाँ पे जो सेंटर वाला व्यूज है ये मैक्सिमम लेफ्ट वाले व्यूज से आप लोगों को मिलता हुआ दिखता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसी तरीके से जिक्र किया जाता है। तो लेफ्ट वाले इश्यूज में क्या बोला जाता है, यहाँ पे लेफ्ट वाले इश्यूज में ये बोला जाता है, देखिए हर आदमी का इंडिविजुअल हक है किस तरीके से उसको कोई चीज अपनानी है और नहीं अपनानी है, तो ये उसका खुद का हक है, इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा क्या बोला था कि इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा। देखिए अगर शराब बैन कर दी गई तो बहुत से आदमी आज की डेट में उसमें इंप्लॉयड है, तो वहां पे इकोनॉमी पे ऊपर इंपैक्ट डालेगा। इसके अलावा टूरिज्म पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है, क्योंकि जैसे वेस्टर्न कंट्री, फॉरेन कंट्री का अगर कोई आदमी आता है तो वो वहां पे आके जो वहां पे जिस कंट्री में अलाउड है आराम से पीना, तो उसको आगे यहाँ पे भी चाहिएगी, तो कहीं ना कहीं ये टूरिज्म इंडस्ट्री पे भी इंपैक्ट डालेगा। खासकर केरला वाले एरिया में हम लोगों ने इस तरीके की एक्टिविटी देखी थी कि वहां पे ये बात की गई थी। ओके, और अगर देखिए अगर इस पे बैन भी लगा दिया जाता है तो कई सारे इशू और निकल के आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज बंद कर दी जाती है, तो बंद कर दी जाती है तो फिर उसकी ब्लैक मार्केटिंग होने लगती है, मतलब अंडरग्राउंड बिजनेस उसमें चलने लगता है, सामने नहीं चलता है पर नीचे नीचे सब लोग करते रहते हैं, सब लोग छिपा कर करते हैं। तो अगर किसी तरीके से सोसाइटी पे अगर आप लोग प्रेशर डालेंगे तो वो चीजें डायरेक्ट सामने ना आकर छिपा कर उस चीजों को करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे तो क्रिमिनल एक्टिविटी और ज्यादा बढ़ जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा आप लोगों की हो क्या रहा है सोसाइटी में।
और किसी भी आदमी को देखिए चॉइस है उसकी। अब आप लोग थोड़ी ना बताएंगे कि आप लोग क्या कपड़े पहनना है, क्या खाना है, क्या पीना है। ये आदमी की खुद की चॉइस है, ये इंडिपेंडेंट आदमी। इस तरीके की एक्टिविटीज गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए। अब देखिए आदमी को कम से कम इतना तो, जब आप लोग समझते हैं अगर कोई आदमी वोट डालने जाता है कि वो वोट डालने के कैपेबल है, उसको समझते हैं वो बड़ा हो गया है तो शादी करने के कैपेबल है सोसाइटी को। अगर कोई आदमी वोट डालने लायक हो जाता है तो उसको ये मान लिया जाता है कि मतलब आगे चल के वो मतलब एमपी भी बन सकता है और किसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है और प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी लड़ सकता है। जब आदमी पर आप इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि वो देश चला सकता है, तो आप इतना ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि वो खुद को भी अपना सही गलत समझेगा। तो ये बात इस तरीके की लेफ्ट वाले हमेशा बात ये इसी तरीके की करते हैं, ठीक है। तो ये बातें बोली गई हैं यहाँ पर। और जो ये राइट वाले हैं, राइट वाले क्या बात बोल रहे हैं? राइट वाले देखिए वही बात बोल रहे हैं जिस तरीके से अगर आदमी शराब पी रहा है तो क्या करेगा, सीधा सीधा शराब पीने के बाद में सबसे बड़ी बात तो यही है, पैसा वेस्ट करेगा। और खासकर जो गरीब आदमी है, जो फ्रस्ट्रेटेड आदमी रहता है, उसके बारे में ये बोल रहे हैं कि अगर आदमी देखिए पूरे दिन मान लीजिए प्रॉब्लम है उसके साथ में, मान लीजिए कोई रिक्शा चलाने वाला है या फिर कोई ऐसा आदमी है जिसको बंदे को ढंग से रोटी भी नहीं मिल पा रही है, तो वो क्या करेगा, शराब पी ले। और शराब पीने से क्या करेगा, जो उसका गम है थोड़ी देर के लिए माना जाता है कि मिट जाता है। उसके बाद में फिर फैमिली में जाता है तो फैमिली में जाके लड़ाई झगड़े करता है, तो उस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। तो ऑलरेडी वैसे ही अगर घर की कोई वुमेन भी कमाई कर रही है तो उसका भी जो मतलब उसने भी जो सेविंग रख रखी है वो भी निकाल के ले जाए जाते हैं, खासकर शराब पीने के लिए। तो हम लोगों ने देखा था कि जो पुअर्टी है उस पर बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। खासकर जो अमीर आदमी वो क्या करेगा, वो इंजॉय करने के लिए शराब पीता है। देखिए दो डिफरेंस माने जाते हैं, एक तो है पुअर आदमी और एक है रिच आदमी। अगर पुअर आदमी को आप लोग देखेंगे वो फ्रस्ट्रेशन में मैक्सिमम शराब पीता है अपने दुखों को मिटाने के लिए। अगर रिच आदमी मैक्सिमम शराब पीता है वो इंजॉय करने के लिए शराब पीता है, ये बात मानी जाती है। वो आराम से पिएगा, अपने घर पे बैठेगा आराम से। पर गरीब आदमी क्या करेगा, मार पिटाई करेगा, झगड़ा करेगा। इससे फैमिली की कंडीशन और ज्यादा खराब हो जाती है। ना तो हेल्थ के लिए सही करने के लिए पैसे बचते हैं, ना बच्चों की एजुकेशन के लिए पैसे बनते हैं। और जो फैमिली में अगर वुमेन अगर थोड़ा सा सपोर्ट कर रही है चीजों को करने में, तो वो भी बेचारी मतलब उसकी भी कमर टूट जाती है। कहां तक वो बेचारी अकेली अपना काम को संभालती रहे अगर घर में एक मेंबर है और वही शराब वगैरह पीता है। तो वो भी सारी चीजें बोली गई। इससे क्रिमिनल एक्टिविटी सोसाइटी में बढ़ती है, क्योंकि शराब पीने के बाद में आदमी को पता नहीं होता है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। और सेविंग आदमी अगर करता है तो देखिए अगर आदमी पैसा सेव करेगा तो उसको कहीं ना कहीं बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। तो अगर वो पैसा ही सेव नहीं कर पाएगा तो बिजनेस में कहां से इन्वेस्टमेंट कर लेगा, वो इधर उधर उड़ा देगा। और खासकर ये माना जाता है अगर कोई आदमी एक बार दारू की लत में लग जाता है तो अच्छे अच्छे रईस आदमी भी सड़क पर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की बातें बोली जाती है, तो कहीं ना कहीं वो बिल्कुल ही गलत तरीका है, तो उस चीजों को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। तो दारू पे ये बोल रहे हैं कि शराब वगैरह जो है उसको अलाउ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो सेंटर वाले हैं वो भी कहीं ना कहीं लेफ्ट वाली साइड में अपना थोड़ा सा टर्न होकर चल रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि देखिए अगर जैसे बैन कर दिया जाता है तो किसी भी कंट्री में अगर बैन किया गया, स्टार्टिंग में बहुत सारी डेवलप्ड कंट्री में भी ये चीजें बैन की गई है, ऐसी बात नहीं है कि इंडिया में बैन की गई है, पर लेकिन ये ज्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती हैं इस तरीके की चीजें। क्योंकि अगर आप ऊपर से बैन करोगे तो नीचे से कहीं ना कहीं चीजें होने लगेंगी। और कई जगह तो देखिए ये ऐसी भी चीजें हैं, मतलब जिस तरीके से कई जगह ऐसी चीजें मानी जाती हैं, शादी वगैरह में पी जाती है, मतलब फंक्शन में जो सोसाइटी में होता है वहां पे अलाउड, वहां पे सब इंजॉय करते हैं इन सब चीजों को। तो कहीं ना कहीं जो कल्चरल एक्टिविटी है आदमी की उसमें भी इंटरफेरेंस होता है इस तरीके की चीजों से। तो वो भी बात बोली गई थी तो कहीं ना कहीं ये बातें बोल रही है घुमा फिरा के कि सेंटर का हक नहीं बनता है, गवर्नमेंट का हक नहीं बनता है कि इस तरीके की चीजों पर बैन लगाए, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर इन्होंने डिस्कस की गई है, ओके। तो ये कंप्लीट यहाँ पे व्यूज थे इन सब के जो कोर्ट टोटल मिला के यहाँ पे डिस्कस किए गए थे, ओके। आप लोगों ने आंसर बहुत कम दे रहे हैं आज की डेट में। वैसे बोलते हैं क्वेश्चन पूछो, ये करो वो करो, लेकिन आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो देखिए फिर मोटिवेशन नहीं रहता है उस तरीके से। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट करिए। मैंने बोला था आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उससे ज्यादा पार्टिसिपेट करूंगा। तो क्वेश्चन के आंसर दीजिए, कम से कम ऑब्जेक्टिव टाइप के तो कम से कम दीजिए। अगर कोई मेंस वाले ये जो राइटिंग वाले क्वेश्चन के आंसर नहीं दे रहा है, ऑब्जेक्टिव वाले भी बहुत कम आंसर आ रहे हैं आजकल। तो ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ये नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बारे में है। देखिए ये हो गए डोनाल्ड ट्रंप जी, और दूसरी साइड में आप इनको जानती हैं, ये तो महान हस्ती ही है, ठीक है। तो ये लीडर हैं कहाँ के, नॉर्थ कोरिया के। तो एक साइड में डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी साइड में किम जोंग उन। तो देखिए आप लोगों को पता है कि क्या होता था नॉर्मली, अगर रिलेशन के बारे में देखा जाए, ओबामा जी के टाइम पे भी चीजें होती थी, पर लेकिन इतनी ज्यादा एग्रेसिव वे में नहीं होती थी जितनी जाके आज की डेट में होने लगी है। खासकर जब से डोनाल्ड ट्रंप जी चुन के आए, डोनाल्ड ट्रंप जी का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं, एक बार तो उन्होंने ये भी बोल दिया कि अभी बच्चा है, इसको भी चीजें समझ में नहीं आती है, 27-28 साल का भी बच्चा है, इसको भी ये नहीं पता है कि किस तरीके से स्टेप्स लेने हैं। तो इस यहाँ तक की भी मजाक उड़ाई जाती है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, जो कि एक मतलब अगर किसी कंट्री के लीडर के बारे में सोचा जाए तो ये एक शोभामान बात नहीं है। तो डे बाय डे आप लोगों ने देखा होगा नॉर्थ कोरिया हमेशा बोलता रहता है कि यूएसए में बम छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और न्यूक्लियर एक्टिविटी भी बहुत ज्यादा है में पार्टिसिपेट करता है। तो दोनों की कंडीशन बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे में आग लगी हुई है, ये कंडीशन निकल के आती है।
देखिए ये हो गया नॉर्थ कोरिया, ठीक है ना, प्योंगयांग हो गई यहाँ पे इसकी कैपिटल, और यहाँ पे ये इसके बीच में जो लाइन है इसको डीमिलिटराइज जोन बोला जाता है, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, ये हो गया सियोल, साउथ कोरिया की कैपिटल। आपको यहाँ पे एक लाइन जिसका नाम हुआ करता था उसका नाम बताना है, मतलब इनके दोनों के जो डिवाइड करती है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया को, उसका आप लोगों को नाम बताना है, लाइन का नाम क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कोरिया बे हो गया, इसको बोलते हैं, ये साउथ ये हो गया, यहाँ पे सी ऑफ जापान हो गया, यहाँ पे येलो सी हो गया, और यहाँ पे कोरियन स्ट्रेट हो गया। आप लोगों को याद रखना है किस किस को डिवाइड करता है ये कोरिया को और जापान को साइड में डिवाइड करता है, ओके। और देखिए ये भी यहाँ तक भी पूछ लिया जाता है कि मतलब देखिए अगर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए कि नॉर्थ से साउथ में लगाओ, किसकी, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल और साउथ कोरिया की कैपिटल और जापान की कैपिटल, तो इस तरीके जो बहुत कम डिफरेंस होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। मतलब सबसे ऊपर कौन है नॉर्थ कोरिया की कैपिटल, उसके नीचे कौन है साउथ कोरिया कैपिटल, या फिर कौन सी है। तो चलिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फिर से ध्यान से आप लोग जूम करके एक बार देखिएगा। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान, तीनों की कैपिटल को अगर नॉर्थ से साउथ में लगाना है तो किस किसी कैपिटल कैसे कैसे आएगी, ढंग से इसको देखेगा और आप लोगों को याद भी रह जाएगी इसी बहाने से, ठीक है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे इसके बारे में। और देखिए नॉर्थ कोरिया की जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, जो कैपिटल है वहाँ पे प्योंगयांग है, और जो इसकी यहाँ पे करेंसी है वो है कोरियन वॉन, ठीक है ना, नॉर्थ कोरियन वॉन। तो ये इसकी कैपिटल हो, इसकी करेंसी हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो अभी आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को इस लीडर के बारे में पता ही होगा, जो आज पहली बार सुन रहे हैं उनको बता देता हूँ। ये एक बहुत ही मतलब खूंखार लीडर आप इनको बोल सकते हैं। इनका जिस तरीके कटिंग है ना, ये लोगों को बोलेंगे, अगर ये गुस्से में आ जाते हैं तो वहाँ के लोगों को ये यहाँ तक बोलते हैं कि आपको मेरे जैसा ही कटिंग रखना है, ठीक है। अगर कोई भी वहाँ पे पूरे नॉर्थ कोरिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं है इनके खिलाफ कोई भी वर्ड बोल दीजिए, इवन घरों में भी सबके रेडियो ट्रांसमीटर लगा रखे हैं, मतलब घर पर लोगों की बात तक सुनता है ये बंदा। आप समझ सकते हैं फ्रस्ट्रेशन की क्या लिमिट होगी। कोई भी कंट्री अगर बाहर का कोई आदमी जा रहा है यहाँ पर विजिट करने के लिए तो वहां से उसके फोन कैमरा वगैरह सब कुछ छीन ले जाते हैं, तो वहां पर ये सब चीजें अलाउड नहीं है पूरी कंट्री में, नॉर्थ कोरिया में। तो बिल्कुल डिक्टेटरशिप का रोल प्ले करते हैं वहां पर ये, बिल्कुल ही अपने हिसाब से वहां पर, मतलब ये समझ लीजिए कि मतलब किसी भी घर में इंटरनेट भी ढंग से यूज करने की भी मतलब आजादी नहीं है वहां पर। आप लोग समझ सकते हैं अब किस तरीके की, अगर किसी को सजा देनी है मेरे हिसाब से तो उसको नॉर्थ कोरिया भेज दो, बेचारा अपने आप वहां पे बर्बाद हो जाएगा जाकर। तो ये भी मतलब वो नहीं सुना है पुराने टाइम में काला पानी की सजा, तो आज की डेट में काला पानी ये नॉर्थ कोरिया हो गया, ये समझ सकते हैं आप लोग अगर जो कोई फर्स्ट टाइम इसके बारे में सुन रहे हैं तो, ओके। आइए अब आर्टिकल के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर आर्टिकल के बारे में, ये यहाँ पर यूएसए के रहने वाले थे ये यूएसए के ओटो वारवेम्बर, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ये विजिट पे गए थे नॉर्थ कोरिया की। सबसे पहले तो बात यही होगी, इनको जब पता है यूएसए के और उनके रिलेशन अच्छे नहीं है, ऐसी जगह विजिट पे जाने का मतलब ही क्या है यार, पूरी दुनिया छोड़ के आपको वहीं विजिट करने को मिली थी। तो नॉर्मल सी बात है, ये विजिट पे जाएंगे तो वहां पे इनको पकड़ लिया गया नॉर्थ कोरिया में। पकड़ने के बाद में फिर इनको जेल में रखा गया, और जेल में रखने के बाद में जब इनको काफी प्रेशर के बाद में छोड़ा गया तो कुछ ऐसी बीमारी, कुछ ऐसी टेंशन, कुछ ऐसी कंडीशन बन गई इनकी बॉडी में कि ये जैसे यूएसए में आए तो ये एक्सपायर हो गए, ठीक है। तो देखिए अब नॉर्मल सी बात है, अब कोई सिटीजन यूएसए का वो एक्सपायर हो गया है तो सीधा सीधा ब्लेम किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया की, नॉर्थ कोरिया की वजह से एक्सपायर हुए हैं। तो कोरियन वैसे ही क्राइसिस इतना बुरी कंडीशन में चल रहा है यार, इस तरीके की एक्टिविटी आएगी तो और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने चार्ज लिया तब से वैसे ही प्रॉब्लम इतनी ज्यादा जड़ रही है। और ऊपर से क्या होता है, नॉर्थ कोरिया बार बार पे मिसाइल टेस्ट करता रहता है, बोलता है मैं यूएसए को आज खत्म कर दूंगा, मैप में से ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये नॉर्मली बातें चलती रहती हैं। इंटरनेशनल प्रेशर कोई इसके ऊपर काम ही नहीं करता है। क्यों नहीं करता है इंटरनेशनल प्रेशर? वहां पे काम करता है अगर आपके किसी कंट्री के साथ में रिलेशन कुछ हो। जब आपके किसी कंट्री के साथ में रिलेशन ही नहीं है, आप अपने इंटरनल पूरा वर्क करते हैं, थोड़े बहुत रिलेशन जो इनके साथ में, वो किसके साथ में, वो यहाँ पे चाइना के साथ में इनके थोड़े बहुत रिलेशन है। ये ऊपर नॉर्थ कोरिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, चाइना हो गया, तो चाइना के साथ में इनके थोड़े बहुत रिलेशन है ठीक ठाक, तो जिसकी वजह से ये पूरा काम इनका चलता रहता है। तो ये बोलते हैं जब किसी, वही बात हो गई ना, जब किसी कंट्री के साथ में इनके रिलेशन ही नहीं है तो अब बताइए किस तरीके से इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सकता है। ये जो बोलते रहते हैं, कभी यूएसए वाले बोलते हैं हमने सैंक्शन लगा दिया, कभी यूएन वाले बोलते हैं हमने सैंक्शन लगा दिया। ये बोलते हैं आप लोगों को जितना सैंक्शन लगाना है आप लोग लगाते रहो, मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यूनाइटेड स्टेट देखिए रिपीटेडली वार्निंग देता रहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बदतमीजी मत करो। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला इनको कि बच्चा है अभी ये इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है, तो उस तरीके की बात भी कई बार बोले जाते हैं, तो वार्निंग देके छोड़ देते हैं। पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप दूसरी तरफ से भी ट्राई कर रहे हैं। क्या ट्राई कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने बीजिंग को, चाइना को भी बोला है कि इनके ऊपर प्रेशर बनाए, वरना अगर हम स्टेप्स लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ कंडीशन प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो हमको अपना एग्रेसिव जोन में ना आना पड़े। तो चाइना को बोला उन्होंने कि थोड़ा उसको समझा लो। पर लेकिन चाइना का प्रेशर इनके ऊपर कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा है। काम करता हुआ क्या दिखेगा? चाइना को भी कल को बोल देंगे हमें तेरे से मतलब ही नहीं, तू साइड में रख, हम अपने अंदर हम सफिशिएंट है अपने आप में वर्क करने के लिए। तो चाइना को भी बोल देंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं वर्क करता नहीं दिख रहा है, और चाइना भी कहीं ना कहीं हेजिटेट रहता है। आखिर क्यों किसी कंट्री के फायदे के लिए ये इस तरीके की एक्टिविटी करे?
तो चाइना भी कहीं ना कहीं अपने आप को शांत रखता है, क्यों किसी अपने पड़ोसी के साथ में रिलेशन बेकार करे। आप देख ही सकते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जिस तरीके से किस तरीके की कंडीशन बनी रहती है, तो पड़ोसी के साथ में जितने अच्छे रिलेशन बना के रखे जाए उतना फायदेमंद है। तो क्यों ये उनके इंटरनल मैटर में इंटरफेयर करे चाइना को तो ट्रेड हो रहा है अच्छा खासा, उनके तो फायदा ही हो रहा है, उनको तो प्रॉफिट हो रहा है, वो क्यों उनके साथ में अपने ट्रेड बिगाड़े यूएसए के लिए। तो इस तरीके से चाइना भी कहीं ना कहीं यूएसए के द्वारा बोला गया प्रेशर क्रिएट करने का उन्होंने कोई स्टैंड उस पर ढंग से लिया नहीं है। और नॉर्थ कोरिया तो कंटिन्यू अपनी न्यूक्लियर मिसाइल बोलता है मैंने न्यूक्लियर मिसाइल बना ली, और ये बोलता है बस मुझे थोड़ा टाइम दो और मैं देखो यूएसए को किस तरीके से मैप से मिटाता हूं। और आप लोग नॉर्मली ये भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हो गया नॉर्थ कोरिया और यहाँ पे हो गया यूएसए। तो आप लोग कई आदमी ये सोचते होंगे यहाँ पे नॉर्थ कोरिया से यूएसए कितना मतलब इतनी मिसाइल कहाँ से हो गई। इसको ऐसे नहीं देखना है, मैप को घुमा दीजिए। नॉर्थ कोरिया को अगर यहाँ से देखें यूएसए यहाँ पे इस साइड में, जब अगर ग्लोब में आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे पास में ही नॉर्थ कोरिया इधर पड़ जाएगा, ठीक है ना, नॉर्थ कोरिया यहाँ पे पास में पड़ जाएगा। अगर इसको आप लोग नॉर्मली ये आप लोग देख रहे हैं अटलांटिक ओशन के थ्रू जाके, अगर इसको पैसिफिक ओशन में आप लोग जाके देखेंगे तो ये इसके पास में ही है, जस्ट इधर ही, तो ज्यादा दूर नहीं है। और खासकर अलास्का वाला जो पोर्शन है, ठीक है, तो अलास्का वाले पोर्शन से चलिए नाम याद आ गया आपको। ये बताइए अलास्का वाला पोर्शन पहले यूएसए का नहीं था, किस कंट्री से इन्होंने खरीदा था अलास्का वाला पोर्शन? पहले दूसरी कंट्री के पास में था ये, तो इन्होंने इसको खरीद लिया था अमेरिका ने। आज की डेट में इसका पोर्शन है ये अलास्का का, अलास्का यूएसए का। तो आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन बताना आप लोगों को ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यही बात बोल रहे हैं, तो मतलब ये इस तरीके की एक्टिविटी करते रहते हैं। पर लेकिन यहाँ पे जो घुमा फिरा के एक बात बोली गई है वो क्या बोली गई है, जो सबसे पॉजिटिव पॉइंट है, आप लोग इसको यूज भी कर सकते हैं, वो क्या है, वॉशिंगटन देखिए आज की डेट में इस कंडीशन में आ गया है। वॉशिंगटन किसी कैपिटल है? यूएसए की। तो वो इस कंडीशन में आ गया है आज की डेट में कि वो देखिए कहीं ना कहीं बार्गेनिंग कर सकता है नॉर्थ कोरिया के साथ में। मतलब नॉर्थ कोरिया ने इस तरीके से उनके सिटीजन का साथ में कंडीशन करी कि वो एक्सपायर हो गए। तो इनके साथ में अगर ये अपना एक नॉर्मलाइज रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर एक मतलब हॉस्टाइल पॉलिसी का उनको बहाना देकर कि मैं आप लोगों के ऊपर ये करूंगा और ये कार्रवाई करूंगा, तो कहीं ना कहीं रिलेशन को पॉजिटिव रिजल्ट बनाया जा सकता है, उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट करके तो उनको एक मतलब पॉजिटिव साइड में रिलेशन को लाया जा सकता है। तो यही बात है। देखिए नॉर्थ कोरिया वैसे है ही क्या, मतलब मुट्ठी भर का है, यूएसए चाहे तो कल उसको खत्म कर डाले, तो वही है। पर लेकिन इस तरीके की एक्टिविटी नॉर्मली नहीं की जा सकती, तो बात वही है घुमा फिरा के। अब इनके पास में राइटर ये बोल रहे हैं कि एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट आ सकता है इससे, अगर यूएसए इसको भुनाना चाहे तो। ये बात यहां पर बोली गई है। इसके अलावा ये दो चार बातें हो रहे हैं। देखिए ये 1969 से यहाँ पे लगभग 16 अमेरिकन को डिटेन कर दिया गया है, ठीक है, नॉर्थ कोरिया में, और उनमें से 3 तो आज की डेट में वहां पे कस्टडी में, आज तक भी उनको रिलीज नहीं किया गया है। तो इसीलिए ये चाहते हैं कि मतलब इंक्लूडिंग द 3 जो है उसको कस्टडी से छुटा लिया जाए। और वॉशिंगटन की प्रायोरिटी भी यही रहती है कि कम से कम उनको सिक्योरिटी, जो 3 आदमी और बचे हुए वहां पे, उनको रिलीज करा लिया जाए किसी भी तरीके से। तो इस चीज पर भी यहाँ पर फोकस दिया जा रहा है। ओके, तो एक कंप्लीट आर्टिकल था इन दोनों के बारे में। अच्छा, आप लोग अपना सजेशन दीजिए कि मतलब क्या इस तरीके से अगर नॉर्थ कोरिया के और जो ये रिलेशन है नॉर्थ कोरिया वाला इशू, मतलब इसमें किस तरीके से इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। आपको अगर माइंड आप लोग थोड़ा घुमाए इसके बारे में, तो आप लोग क्या सजेशन इसके बारे में दे सकते हैं। खासकर इंटरनेशनल रिलेशन में इस तरीके के पॉइंट कई बार पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए, इंटरव्यू में भी कई बार पॉइंट इस तरीके के पूछे जाते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या सोल्यूशन बताओगे, किस तरीके से अगर इंडिया भी चाहे तो किस तरीके से हेल्प कर सकता है इसका सोल्यूशन निकालने में। तो आप लोग देखिए सोचिए इसके बारे में, थोड़ा लिखने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिया क्या पार्टिसिपेट, कोई रोल प्ले कर सकता है इसमें सॉल्यूशन निकालने में, मतलब शांति का व्यवहार बनाने में इस वाले एरिया में। और इसके अलावा यूएस के पास क्या सॉल्यूशन है, नॉर्थ कोरिया को किस तरीके से रिएक्ट करना चाहता है। तो आप लोग चाहे तो इस पर 200 वर्ड नीचे लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो गया। अगर चाहे कोई लिखना, हालांकि लिख तो नहीं रहे हैं इसलिए मेरा भी मन नहीं करता है फिर क्वेश्चन देने का जब लोग आंसर नहीं देते हैं आप लोग। तो देखिए आंसर दीजिए यार, फिर मेरा भी इसी तरीके से मैं मोटिवेट रहूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को। पर लेकिन क्वेश्चन देते रहूँ, आंसर दो ना, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज़ का। तो पार्टिसिपेट करिए अच्छे से। ओके, अब नेक्स्ट वाला आर्टिकल है। देखिए इस वाले आर्टिकल में जो डिस्कशन किया गया है वो खासकर श्रीलंका के नॉर्दर्न वाले इशू के बारे में डिस्कशन किया गया है। ओके, तो जो राइटर हैं यहाँ पे अहिल्यान जी हैं, ये जाफना के राइटर हैं, मतलब वहीं पर रहने वाले राइटर हैं। तो उन्होंने उसके हिसाब से चीज़ें लिखी हैं काफ़ी अच्छे लेवल में जाके, क्योंकि देखिए कोई वहाँ का रहने वाला आदमी अगर इस तरीके की चीज़ें लिखता है तो फिर चीज़ें भी समझ में आती है कि हाँ ढंग से चीज़ों को एनालाइज किया गया होगा। तो एक बार देख लीजिए फिर से आप लोग मैप को एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे अगर पूरा ही मैप आप लोग यहाँ पे देखें तो ये हो गया जैसे इंडिया हो गया ऊपर, और नीचे हो गया श्रीलंका। तो आप लोग जैसे जानते हैं पुराने टाइम में ब्रिटिश क्या किया करते थे, हमारे सिटीजन को कभी अफ्रीका में भी ले जाया करते थे, तो इधर उधर यूरोप में भी ले जाया करते थे, श्रीलंका में भी और इधर आसपास वाले एरिया में। तो खेती करने के लिए, कोई काम करने के लिए, तो खासकर इस तरीके से हमारे सिटीजन को ले जाया करते थे। ठीक है, तो इसी तरीके से श्रीलंका में भी बहुत सारे हमारे सिटीजन को उस टाइम पे लेके गए और वहाँ पे जाकर उनसे खेती कराई गई, कहीं टी प्लांटेशन और भी कई सारी एक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी उनको क्रिएट करनी थी उससे रिलेटेड।
तो उस टाइम पे देखिए अगर कोई आदमी कहाँ जाकर 60-70 सालों तक रह रहा है तो फिर वहीं पे बच्चे पैदा हो गए, वहीं पे उनकी फैमिली चलना स्टार्ट हो गई, तो फिर वहीं का रह के रह जाता है। पर लेकिन जैसे ही देश कंट्री आज़ाद हुई तो फिर चीज़ें नेगेटिव डायरेक्शन में होना स्टार्ट होगी। जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी थी, खासकर सिनेहाला, तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन जो तमिलियन वाले पीपल थे जो हमारी कंट्री के, उनको अपोज करना स्टार्ट कर दिया। तो अपोज करना उनको स्टार्ट कर दिया तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई। और खासकर जो आदमी थे ये जो तो साउथ इंडियन वाले, आप लोग जानते हैं कि अच्छी खासी नॉलेज होती है, तो अच्छे खासे पढ़े लिखे होते हैं। तो इनको जो श्रीलंका के जो सिनेहाला कम्युनिटी थी, बुद्धिस्ट सिनेहाला कम्युनिटी थी, तो उनके कंपेयर में ज़्यादा पढ़े लिखे थे। तो इसी के बेस पर इनको जो डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट में ज़्यादातर जॉब इन्हीं के पास में थी। जितनी इनकी कम्युनिटी थी, कम्युनिटी नहीं है उससे ज़्यादा इनके डिपार्टमेंट इनके हाथ में थे। तो जो प्रोटेस्ट होने स्टार्ट हो गए तो फिर वहाँ पर इनके खिलाफ काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और खासकर LTT वाले भी प्रॉब्लम भी आप लोगों ने सुनी होगी। तो उसके बाद में एक वार टाइप सिचुएशन बन गई कंट्री में, और उसके बाद में फिर चीज़ें सॉर्ट आउट हुई। राजपक्षे जी के टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, फिर प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई। तो आज की डेट में यहाँ पे भी एक मतलब इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑथोरिटी है। तो जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल ऑथोरिटी है, जो कि वहाँ पे सारे प्रॉब्लम इशू जो है श्रीलंका के तमिलियन वाले इशू के पूरी गवर्नमेंट श्रीलंका के सामने प्रस्तुत किया करती थी, आज की डेट में उस गवर्नमेंट के अंदर ही डिवाइड हो गया है। जो अगर उस गवर्नमेंट के अंडर डिवाइड हो गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि जो इनके इश्यूज है, जो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो किस तरीके से श्रीलंका के सामने रखा जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। ओके, तो देखिए आप लोगों को पहले तो यही बता दूं, जिस तरीके से हमने लास्ट आर्टिकल में भी डिस्कस किया था, हुआ क्या है यहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर हैं ये हैं CV विघ्नेश्वरम जी हैं। तो इन्होंने क्या किया है, अपने खुद के ही मिनिस्टर को, मतलब 4 मिनिस्टर थे इनके, किसी काम में मतलब करप्शन में संलिप्त पाए गए थे, तो चारों के खिलाफ इन्होंने अपने ही मिनिस्टर के खिलाफ, काउंसिल के खिलाफ क्या किया, यहाँ पे एक मतलब कमेटी सेट कर दी कि रिपोर्ट दो कि इन्होंने गलत किया है या सही किया है। तो इनमें से 2 तो पाए गए, मतलब इंडल्ज पाए गए उसमें, और 2 इंडल्ज नहीं पाए गए। जो 2 इंडल्ज पाए गए उनको बोला अभी तुरंत आप अपना जो पोस्ट है वो छोड़ दीजिए। पर लेकिन तो जो इंडल्ज नहीं पाए गए उनके खिलाफ इन्होंने बोला कि मैं फिर से एक कमेटी सेट करूंगा और फिर से इंक्वायरी कराऊंगा। तो जो इंडल्ज नहीं पाए गए उनका समझ में आता है, उनको चलो निकाल दिया। जो इंडल्ज नहीं पाए गए उनको क्यों आप लोग फिर से उसके ऊपर इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं। तो जो काउंसिल है यहाँ पे, काउंसिल के मेंबर हैं वो इनके अपोजिट में हो गए, जो चीफ मिनिस्टर है। कि इस तरीके से थोड़ी ना होता है कि जो अपोजिट नहीं पाए जा रहे हैं, जिनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है, उनको भी आप लोग इंडल्ज कर रहे हैं इसमें। तो ये बात निकल के आई। तो खासकर उसलिए क्या हुआ कि क्या क्या डिसीजन निकल के आया, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फिर इन्होंने क्या किया, चीफ मिनिस्टर जी ने अपना जो डिसीजन था वो वापसी ले लिया। तो ये बात निकल के आई वहां पे। तो लेकिन इसके चलते हम लोगों ने ये भी देखा था कि वहां पे जो पार्टी है, खासकर 4 पार्टियों से मिलकर पूरा बना हुआ है यहाँ पे सिस्टम इनका। तो वो सारी पार्टियों का हिस्ट्री अलग है, उनका एरिया अलग है। तो इस तरीके से अगर वो मिलकर यहाँ पर बना रहे हैं, पार्टी बना रहे हैं कंप्लीट, तो वो कहीं ना कहीं किसी भी टाइम वो टूट सकती है अगर चीफ मिनिस्टर ढंग का नहीं होगा। तो ये बात बोली गई है। तो कहीं ना कहीं जो तमिलियन कल्चर, जो डेवलपमेंट है वहाँ पे, जो उनसे रिलेटेड जो बातें यहाँ पे सामने रखी जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं डिजास्टर फेज में चली जाएगी। और जो विघ्नेश्वरम जी है, इनकी पॉलिसी को ये बोल रहे हैं बहुत ही गलत पॉलिसी है, ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर ही नहीं पा रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। मतलब पोस्ट जो वार ईरा था वहाँ पे क्या था, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनकी हेल्थ की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, खासकर जो मिलिट्री वाले एरिया, जो मिलिट्री थी वहाँ की, खासकर स्कूलों में, जो यहाँ पे स्कूल है वहाँ पे मिलिट्री के कंट्रोल में है काफ़ी एरिया, तो उनको छुटाना। और खासकर जो एरिया है वहाँ पर, उसमें क्या था, इनके जो बहुत से आदमी तो मतलब गायब कर दिए गए थे, मतलब मार दिए गए, इधर उधर पहुंचा दिया गया, उनका आज तक पता ही नहीं है, उनका कंपनसेशन भी उनकी फैमिली को नहीं दिया गया है। तो इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो वो सारी चीज़ों पर फोकस करना था, तो उस पर तो फोकस इन्होंने किया नहीं है। जो LTT के टाइम पे, राजपक्षे के टाइम पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, जो स्ट्रगल चला था बहुत लंबा, तो उसके टाइम पे जो सोल्यूशन निकलना था, तो उन पर इन्होंने कोई फोकस ही नहीं दिया गया। ठीक है, तो आगे से ऊपर से देखिए, जो सिन्हाला कम्युनिटी है वो अपोज करती है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया, छाविज्म बोलते हैं एक तरीके से, मतलब एक तरीके से अंधा राष्ट्रवाद, मतलब अपने ही बारे में सोचना, अपनी दादागिरी चलाना, तो वो बढ़ती जा रही है यहाँ पे। तो वो चीज़ें एक्टिविटी इस तरीके की हो रही है यहाँ पे, अपने ही कंट्री के बारे में सोचना, मतलब दूसरे को बिल्कुल साइड में रख देना। देखिए हम, मतलब आप लोग ये बोल सकते, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर अपने बारे में एग्जांपल लेके चला जाए कि मैं हूं, ये सही है, पर दूसरा है वो भी एग्जिस्ट करता है, उसको भी मानना है। इसका मतलब नहीं मैं हूं बस मैं ही हूं, दूसरा कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरीके का जो ये होता है अंधा राष्ट्रवाद इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि खासकर अगर मिलके काम नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, तो इनको मिलके काम करना चाहिए और चीज़ों का सोल्यूशन निकालना चाहिए। तो इस तरीके की बातें यहाँ पे बोली गई है। ओके, तो यहाँ पे देखिए कैपिटल के बारे में कई सारे क्वेश्चन निकल के आए थे। मैंने बोल दिया था कि कैपिटल जो है यहाँ पे कोलंबो है, तो कई सारे क्वेश्चन निकल गए। कोलंबो नहीं है यहाँ पे, जयवर्धनापुरा ये कोट्टे करके है। तो देखिए दोनों कैपिटल है यहाँ पे, ये लेजिस्लेटिव कैपिटल और एक कमर्शियल और लार्जेस्ट सिटी है, तो दोनों को कैपिटल के तौर पे यहाँ पे माना जाता है। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं है, तो दोनों ही ली जाती हैं कैपिटल के तौर पर यहाँ पे करें। और खासकर आज की डेट में तो जो मैक्सिमम फोकस किया जाता है वो कोलंबो पे किया जाता है। इसका तो आप लोग नाम भी नहीं सुनते होंगे कभी। तो करेंसी जो है वो श्रीलंकन रुपी है, मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पे। तो इस तरीके से ये आर्टिकल था कंप्लीट। ओके,
आइए अब आगे चलते हैं। तो आप लोग अगर इसके बारे में भी लिखना चाहे, बहुत आर्टिकल श्रीलंका के बारे में लिख चुके हैं, अगर आप लोग लिखना चाहें यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जिस तरीके से फिशरमैन वाला इशू है इंडिया और श्रीलंका के बारे में, और ये नॉर्दर्न वाला इशू है, और किस तरीके से और भी जो इनके बीच में इशू चल रखते हैं, खासकर जो इंडियन गवर्नमेंट है यहाँ पे कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट भी लगाती है। तो आप लोग बताइए अगर इस इशू में इंडिया भी इंटरफेयर कर सकता है क्या इंडिया कुछ और यहाँ पे सहायता प्रोवाइड कर सकता है इस इशू को सॉर्ट आउट करने में। तो जो भी कोई आप इंटरनेशनल इशू अगर देखा करे ना, तो इसको इंडिया के रेस्पेक्ट में सोचा करे पहले कि इंडिया क्या इसमें कर सकता है, कोई रोल प्ले कर सकता है, तो उसके बारे में आप लोग थोड़ा सोचा करें, तो तब आंसर लिखा करें। ओके, तो इस तरीके से थोड़ा माइंड को एक डायरेक्शन देने की कोशिश कीजिए। आइए अब आगे चलते हैं। पेज 5 पर ये न्यूज है, इसमें क्या जिक्र किया गया है, देखिए यहाँ पे सिटी, स्मार्ट सिटी का जिक्र किया गया है। तो ये वाली कंप्लीट चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में भी दे रखी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को पूरा थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ स्मार्ट सिटी का क्या क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अभी 30 और सिटी ऐड कर दी गई हैं जिनको स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है। स्मार्ट सिटी का मतलब अगर आप लोगों को देखा जाए तो क्या होगा, सीधी सी बात है, स्मार्ट सिटी का मतलब वो होगा जहाँ पे सिटीजन जो है हमारे उनको सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके प्रॉपर वे में, विदाउट एनी इंटरप्शन। तो उस सिटी को स्मार्ट सिटी बोलेंगे। अब फैसिलिटी क्या हो सकती है, फैसिलिटी मैक्सिमम बेसिक फैसिलिटी होगी। ऐसा तो है नहीं कि सबको ये बोला जाएगा कि सबको वहाँ पे इस तरीके से फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ कि सारे आदमियों के मतलब सारे आदमियों को एक क्वालिटी का 5 स्टार होटल मिलना है वहाँ पे रहने के लिए, सबको वहाँ पे मतलब अच्छे खासी, मतलब आप लोग समझ सकते हैं स्मार्ट सिटी का मतलब क्या होगा, एक बेसिक एक्टिविटी मतलब बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना। तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो मतलब फोकस किया जाना था 100 सिटीज़ पे कि 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बनाना है। ठीक है, तो आज की डेट में लगभग 90 सिटीज़ पहुंच चुकी है जिन पे फोकस किया जा रहा है। टोटल 90 सिटी स्मार्ट सिटी के अंडर में आ चुकी है। सारी काफ़ी सिटी यहाँ पे दे भी रखी है, आप लोग देख सकते हैं, रटना नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो फोकस किया गया था, कितना टाइम था यहाँ पे, 2015-16 से 2019-20 तक, ये पूरा 5 साल का प्रोग्राम यहाँ पे लगभग आप लोग देख सकते हैं, इसे फोकस करना था। कोर इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट क्या थे स्मार्ट सिटी के, वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना, अच्छे लेवल पे वाटर सप्लाई मिलती रहे, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, सैनिटेशन की प्रॉब्लम मतलब क्रिएट मतलब उसको वेस्ट मैनेजमेंट किया जाए, सैनिटेशन पे फोकस किया जाए, अच्छी साफ सुथरी व्यवस्था बनाई जाए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी हो, खासकर जो आदमी डिसेबल्ड पीपल हैं हमारी सोसाइटी के उनको अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। हाउस अवेलेबल नहीं है जिनको, उसको हाउस प्रोवाइड कराया जाएगा, खासकर पुअर पीपल के लिए। कनेक्टिविटी, डिजिटल इंडिया बोलते हैं वो कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए। गुड गवर्नेंस मतलब अच्छे लेवल पे अगर कोई इंप्लीमेंटेशन हो रहा है चीज़ों का, कोई स्कीम बन रही है, ई गवर्नेंस पे फोकस किया जाए। सिटीजन पार्टिसिपेशन होना चाहिए, अगर कहीं पे कोई गलत चीज़ें हो रही है तो इनका सीधे पूछा जाना चाहिए कि ये गलत है, इसको नहीं करना है। सेफ्टी होनी चाहिए सिटीजन की, खासकर वुमेन, चिल्ड्रन और एल्डरली पीपल की, और हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस देना चाहिए ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए। तो ये इसके लगभग 10 कंपोनेंट है। यहाँ पे आप लोग चाहे तो इसके ऊपर एक पूरा एस्से भी लिख सकते हैं स्मार्ट सिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट यूज करके जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिए, इसीलिए दिए हैं, अगर चाहे तो इसके ऊपर लिख सकते हैं जो भी आप लिखना चाहें। ओके, पूरा आप लोगों को मैंने बता दिया यहाँ पे। और जो खासकर जो फोकस किया जाता है, तो देखिए सिटी को डेवलपमेंट करना है, मतलब इंपोर्टेंट जो एरिया डेवलपमेंट है वहाँ पे स्मार्ट सिटी मिशन में जो अप्लाइड किया जाता है, तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी का कवर किया जाता है। ठीक है, तो पोर्शन यही रहता है कि मैक्सिमम को कवर कर लिया जाए। ओके, तो यहाँ पे स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट था, जो और भी सिटी ऐड की गई है। अच्छा चलिए क्वेश्चन है, ये बताइए कि यहाँ पे ये जो ऐड करने वाला फंडा है ये करता कौन है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होगा, ये बताइए आप लोग। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, ये भी मैंने सोचा रिवीजन करा देता हूं आप लोगों का, स्वच्छ भारत अभियान के बारे में। देखिए स्वच्छ भारत जो मिशन है, तो इसका जो सबसे पहले तो लॉन्च किया गया था वही आप लोगों को याद रखना है, तो गांधी जी की जयंती पर लॉन्च किया गया था इसको। ठीक है, 2 अक्टूबर को। और टारगेट क्या बनाया गया है, 150th एनिवर्सरी महात्मा गांधी जी की, हमको अपनी कंट्री क्लीन बनानी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है। ओके, तो ऑल 4401 मतलब ऑल 4041 जो टाउन है यहाँ पे सेंसस 2011 के हिसाब से यहाँ पे इसके अंदर कवर किए गए हैं। ये इंक्लूड क्या करता है, ओपन डेफिकेशन नहीं होना है, जो खुले में शौच करते हैं वो नहीं होना है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा अमिताभ बच्चन जी के काफ़ी मतलब एडवर्टाइजमेंट आता है कि खुले में शौच नहीं करना है। बच्चे के साथ में जो बात करते हैं कि बच्चन साहब इस पे कौन सी, इस वाले ट्रैक पे कौन सी ट्रेन आएगी, इस पे कौन सी है, फिर वो बोलता है कि लोटा लेके इस पे वो आएगा और वो आएगा। तो ये कहीं ना कहीं अवेयरनेस फैलाई जाती है। आप यार अपने आसपास वाले एरिया में अवेयरनेस फैला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इससे बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इस तरीके की एक्टिविटी में इंडल्ज न होए। ठीक है, इसके अलावा मूवी भी आ रही है, आप लोगों ने देखा होगा अक्षय कुमार की मूवी आ रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा करके, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ों पर ही फोकस करी जाती है, कहीं ना कहीं सोसाइटी को अवेयर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या फोकस करना है, टॉयलेट को मतलब टॉयलेट प्रोवाइड कराना है, खासकर फ्लश टॉयलेट प्रोवाइड कराने हैं। रिडक्शन ऑफ मैनुअल एक्सपेंजिंग मतलब जो मैनुअली जो चीज़ों को हटाते हैं लोगों को यूज़ किया जाता है, खासकर बीमारी उनको बहुत ज़्यादा लग जाती है, तो उस पर कंट्रोल करना है। म्यूनसिपैलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है, मतलब म्यूनसिपैलिटी में अगर कोई सॉलिड आ रहा है, वेस्ट आ रहा है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है बिहेवियरल चेंज।
देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप कितनी भी चीज़ें चेंज कर ले, जिस दिन ये जब तक ये चेंज नहीं होगा तब तक चीज़ें चेंज नहीं होगी, जब तक आदमी का बिहेवियर चेंज नहीं होगा। तो इस पर सबसे ज़्यादा फोकस देना है कि बिहेवियर को किस तरीके से चेंज करना है। ओके, तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, खासकर म्यूनसिपैलिटी वाले एरिया में किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरीके से चीज़ों को टैकल करनी है। तो ये वाला पूरा मिशन था, आप लोग इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। सॉरी, पेज 53 न्यूज है। इसरो ने सैटेलाइट छोड़े हैं, 31 सैटेलाइट इन्होंने छोड़े हैं। 31 में से जो 29 हैं वो 14 कंट्री के हैं और 2 हैं जो खासकर मतलब इंडिया के हैं। तो मतलब देख लीजिए कितना आजकल इंडिया की इसरो कितना अच्छे लेवल पे वर्क कर रही है। तो जो छोड़ा गया PSLV C-38 के द्वारा छोड़ा गया सतीश धवन स्पेस सेंटर से। ओके, तो ये 40th फ्लाइट थी, ठीक है। और ये कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट था जो कि खासकर अर्थ ऑब्जर्वेशन में यूज किया जाता है। अर्थ ऑब्जर्वेशन में मतलब कहाँ पे ऑयल वगैरह निकल सकता है, क्या फैसिलिटी, खेती कहाँ पे, किस एरिया में क्या क्या हो रही है, किस एरिया में क्या क्या रिसोर्सेज हैं, तो इसको अर्थ ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तो उसके लिए यूज किया जाता है ये। तो जो मेन पेलोड है वो लगभग कितना है यहाँ पे 712 किलोग्राम का है। और जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप लोगों को इसमें याद रखना है, देखिए सिरिल उसमें जो चेन्नई में यूनिवर्सिटी है, नालू इस्लाम यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, तो ये कन्याकुमारी में ये यूनिवर्सिटी है। तो इसका भी एक सैटेलाइट भेजा गया, तो ये बोला गया था ये उनके लिए बहुत ही प्राउड का मूवमेंट है कि उनका भी सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च किया गया। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। ओके, पेज 10 पर न्यूज है ब्रेक्जिट से रिलेटेड। यहाँ पे बोला गया अपॉर्चुनिटी है नीदरलैंड के लिए इंडिया के साथ में और अच्छे टाई बनाने के लिए। तो जो एम्बेसडर है यहाँ पर नीदरलैंड के, तो बात कर रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बात क्या बोली जा रही है, देखिए ये बोल रहे हैं कि इंडिया बिगेस्ट पार्टनर है इंडिया का नीदरलैंड। एक बार आप लोग यहाँ पे मैप में देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे हो गया नीदरलैंड, ठीक है ना। तो नीदरलैंड हो गया यहाँ पे, जब से ब्रेक्जिट में जो यूके है जो बाहर निकला है तब से बोला जा रहा है कि नीदरलैंड भी के साथ में अच्छा पार्टनरशिप इंडिया बना सकता है। तो एम्स्टर्डम यहाँ पे क्या है, इसकी कैपिटल है और यूरो करेंसी यूज करता है। तो कंप्लीटली यूरो ही यूज करता है ये, ठीक है, जो कि यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। तो बोला क्या गया यहाँ पे, देखिए इनके साथ में हमारे रिलेशन हो सकते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि अच्छा खासा पार्टनर हो सकता है, पोस्ट ब्रेक्जिट और भी अच्छे खासे रिलेशन हो सकते हैं। और खासकर इंडिया को बोला गया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है ब्रिक कंट्री में, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। अच्छा ये बताइए साउथ अफ्रीका ब्रिक में ऐड कब हुआ था? स्टार्टिंग से नहीं था साउथ अफ्रीका, कब ऐड हुआ था ब्रिक कंट्री में? थोड़ा सा देखिएगा इसके बारे में। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि देखिए जो आज की डेट में मतलब अगर ट्रेड को भी देखा जाए तो लगभग 20% जो ट्रेड है, खासकर 45 बिलियन, ठीक है ना, 45 बिलियन जो ट्रेड है यहाँ पे, ये इनके होते हुए जाता है किसके थ्रू? नीदरलैंड के थ्रू। तो नीदरलैंड के साथ में काफी अच्छे खासा रिलेशन है और अच्छा खासा रिलेशन हो सकता है ब्रेक्जिट के बाद में, और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने की खासकर कंट्री में, और भी ज्यादा मतलब इंडिया पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया उसमें नीदरलैंड में और नीदरलैंड इंडिया में। तो ये बात यहाँ पे बोली जा रही है। नॉर्थ सी हो गया यहाँ पे, डेनमार्क हो गया यहाँ पे। ओके, तो थोड़ा मैप आप लोग देखा कीजिए हमेशा। जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ओके, लग्जमबर्ग हो गया यहाँ पे, बेल्जियम हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके की भी देखिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेल्जियम को ही ले लीजिए। अब बेल्जियम यहाँ पे दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए ये नॉर्थ सी को थोड़ा सा कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। तो पूछा जा सकता है कि बेल्जियम एक लैंड लॉक कंट्री है या फिर किसी नॉर्थ सी को फेस करती है, जिस तरीके से मेडिटेरेनियन सी के बारे में पूछा गया था। तो इस तरीके से फोकस दे के चला कीजिए आप थोड़ा सा, तो काफी होगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। आगे देखिए ये थोड़ा सा जिक्र यहाँ पे पेज 12 पे किया गया। यूएस ने स्ट्राइक कर दिया सीरिया पे और लगभग सिविलियन मारे जा रहे हैं, जिसमें यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे थे हम वहाँ पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। तो काफी ग्रेव कंडीशन वहाँ पे हो चुकी है। आगे आर्टिकल आएगा तो डिस्कस कर लेंगे। पेज 13 पर न्यूज है। देखिए यूनाइटेड जो नेशन है उन्होंने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होते हैं उनके बाई एनुअल सर्विस रिव्यू होता है, मतलब हर साल में 2 बार। तो होता किस लिए? पहले तो सस्टेनेबल से पहले क्या थे? पहले मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल जो थे वो थे कितने से थे? 2000 से 2015 तक थे वे। 2015 में वो एक्सपायर हो गए। इसके बाद में फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए 15 से लेकर 2030 तक। अब इनमें फोकस करना है। तो पुअर्टी पे या फिर हंगर पे या फिर ये हेल्थ पे रिलेटेड, एजुकेशन या इक्वलिटी, जेंडर, मतलब क्लीन वाटर, सब इन चीजों पर फोकस किया गया। टोटल यहाँ पे 17 कंपोनेंट है। तो ये भी आप लोग कहीं ना कहीं आर्टिकल में यूज, आपने आंसर में यूज कर सकते हैं इन कंपोनेंट को भी, कि ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंपोनेंट में फोकस देकर चलना चाहिए। तो इन पे इंप्लीमेंट करना है। तो इनका रिव्यू होता है किस कंट्री ने कितना कितना इंप्लीमेंट किया है यहाँ पे। तो इंडिया इस पे काफी फोकस देकर चलती है। तो खासकर जब रिव्यू आता है तो मतलब इंडिया को देख लीजिए, इन्वायरमेंट पे भी कितना फोकस दे रही है, पुअर्टी पे भी, सैनिटेशन पे भी, खासकर जो ग्रीन एनर्जी है उस पर भी कितना फोकस देके चल रही है। और हेल्थ पर भी हम लोगों ने अपना क्या किया, हेल्थ पॉलिसी में 2.5% हमने अपने बजट का बढ़ा दिया है। तो कई सारे इशू में हम काफी अच्छा वर्क कर रहे हैं और हम सपोर्ट भी करते हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो ये बात यहाँ पे बोली गई है। ओके, तो हम काफी तो रिव्यू किया जाता है इसका। आप लोगों को ये याद रखना है कि किस तरीके से वर्क कर रहे हैं और किस तरीके से नहीं, और जो वर्क नहीं कर रहे हैं ढंग से उनको हिदायत दी जाती है उन कंट्री को कि आप भी इस पे वर्क करना स्टार्ट कर दें अच्छे से। पेज 14 पर न्यूज है टैक्सेशन पॉलिसी से। जिस तरीके से जीएसटी की पॉलिसी निकल के आ रही है तो बहुत सारे टैक्स चेंज हो रही हैं। आप लोगों ने देखा होगा, मतलब हर एक चीजों में, एरिया में चेंज हो रहे हैं। टैक्स इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड इशू निकल के आ रहे हैं।
तो यहाँ पे इनको क्या बोला गया है कि जो रिमेन अनचेंज रहेगा यहाँ पे इंटरनेशनल जो एयर ट्रेवल का जो पे था वहाँ पे उसके बारे में जीएसटी में भी ये बात जिक्र की गई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली जो इकोनॉमिक क्लास है वहाँ पे 5% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं और जो बिजनेस क्लास है वो वहाँ पे 12% की बात कर रहे हैं। तो इसमें कोई चेंज नहीं, तो यहाँ से बोल रहे हैं सहूलियत मिलेगी जो हमारी एविएशन इंडस्ट्री है उसको। पेज 12 पर न्यूज है, ये देखिए अजीम प्रेम जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करते हैं ये। तो विप्रो के चेयरमैन है, आप लोगों को पता ही होगा ये। तो ये क्या कि इनको कभी क्या मिला, कार्नेज मेडल दिया गया है, ठीक है। फिलंथ्रोपी के लिए होता है ये, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा वर्क करना, और खासकर दिया किसके लिए जाता है ये खासकर जो स्कूलों में बच्चों की एजुकेशन पर अगर फोकस किया जाता है उसके लिए दिया जाता है। तो इन्होंने इंडियन में स्कूल में बच्चों को पढ़ाई प्रोवाइड कराना, उनको बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, उसमें उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो इसके लिए मेडल दिया गया। आप लोगों के लिए देखना है मेडल किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है, किस सोसाइटी के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, ओके। कल के आंसर देख लेते हैं हम लोग। जब क्वेश्चन पूछे गए थे, देखिए सती प्रथा के बारे में मैंने पूछा था, तो विलियम बेंटिंग ने 1829 में इसको बैन किया था, खासकर किसके तहत, बंगाल सती रेगुलेशन एक्ट के तहत, ओके। स्कीम के बारे में मैंने पूछा था रिकैपिटलाइजेशन के बारे में, तो इंद्रधनुष है जिसके थ्रू रिकैपिटलाइज किया जाएगा, मतलब बैंकों को पैसा दिया जाएगा जिससे वो फिर से लोन दिए सके, ओके। इसके अलावा सोवरेनिटी के बारे में पूछा था मैंने, फाल्क आइलैंड के बारे में, जो कि यहाँ पर है। तो ये डिवाइड है, यहाँ पे इसको वेस्टर्न बोलते हैं और यहाँ पे इसको ईस्टर्न बोलते हैं, फाल्क आइलैंड। तो दो जगह डिवाइड है। तो अर्जेंटीना और किसके बीच में इशू रहता है ये, अर्जेंटीना और यूके के बेस में इशू रहता है ये। मैंने आप लोगों से पूछा था इससे रिलेटेड आर्टिकल। इंडिया का स्टेशन है आर्टिक पे, ये हिमाद्री स्टेशन है, आप लोगों से ये पूछा था। और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस जो है उसको इनोग्रेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर ये आता है। इसरो ने लॉन्च किए थे 104 सैटेलाइट, ठीक है, 104 सैटेलाइट, और पीएसएलवी 37 के द्वारा लॉन्च किए गए थे सिंगल वो में, वो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। देखिए क्वेश्चनों के आंसर दीजिए, लेक्चर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है तो डिसलाइक कीजिए, ओके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।